नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। हमने स्टार्ट किया था हमारा एवोल्यूशन, जहां पर हमने बात करी थी कि कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई है। मतलब कि जो ओरिजिन है लाइफ का, वो आखिर हमारे अर्थ पे कैसे हुआ है, राइट। हमने ये भी देखा कि हमारी जो अर्थ है वो कैसे बनी है। अर्थ हमारे सोलर सिस्टम के अंदर है, तो सोलर सिस्टम कहाँ से बना है, सन कैसे बना है, और जो हमारी सोलर जो सिस्टम जिस गैलेक्सी में है, मिल्की वे गैलेक्सी, वो गैलेक्सी कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। एंड इवेंचुअली वी स्टार्टेड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स। इतनी बात समझ आ गई। हमने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी। अब हमने बायोलॉजिकल एवोल्यूशन पढ़ा था कि कैसे एक सिंगल सेल बना होगा, एक माइक्रोस्फीयर बना होगा, प्री बायोन्ट बना होगा, उससे एक प्रोकैरियोट बना, प्रोकैरियोट से एक यूकैरियोट बना, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बने। इतनी बात समझ आई थी हमारे को। तो हमने बिगिनिंग तो स्टार्ट कर ली थी, ओरिजिन तो पढ़ लिया था। तो उसके बाद हमारे को पता है कि सारे जो हमारे आज जो एनिमल्स हमें दिख रहे हैं ये सब होंगे इसी से। हम भी इसी से ही आए हैं, है कि नहीं है। हम भी इसी से आए हैं, और जैसे हम आए हैं वैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी आए हैं। अब हमने लास्ट क्लास में बहुत सारी बात करी थी कि पहले ये बना होगा, फिर ये बना होगा, फिर ये बना होगा, फिर ये बना होगा, और उसके बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स भी करे थे परफॉर्म। ओपैरन थे, हेल्डेन थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, मिलर ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। सब ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और सब ने ये प्रूव किया कि जो केमिकल एवोल्यूशन है हमारी अर्थ का, वो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से बिल्कुल हैंड इन हैंड चलता है। आई बात समझ में। अब यहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें तो हमने प्रूव कर दी, बट क्या है, हमारा दिल मानता नहीं है जब तक हम उस चीज़ को देखते नहीं हैं। हमारे को क्या चाहिए, हमारे को सबूत चाहिए, एविडेंस चाहिए कि जो हम एवोल्यूशन बनाने वाले हैं, कि सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल आया, फिर यूकैरियोटिक सेल आया, सबसे पहले ये ऑर्गेनिज्म आया होगा, वो ऑर्गेनिज्म आया होगा। अरे जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल से ओरिजिनेट होके आई हैं। अरे जो हमारे प्लांट्स हैं वो सबसे पहले वो छोटे वाले फ्लैट प्लांट्स थे, थैलोफाइटा थे, थैलस प्लांट्स थे। फिर बाद में क्या हुए, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स आए, फिर जिम्नोस्पर्म्स आए, एंजियोस्पर्म्स आए। तो ये हमारे को क्या बनाना है, एक एवोल्यूशनरी ट्री बनाना है कि नहीं बनाना। और ये तभी बन सकता है जब हमारे पास में क्या हो, हमारे सामने एविडेंस हो। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन की। वो एविडेंसेस, वो प्रूफ्स जो बता के जाते हैं कि यस, यही हमारा एंसेस्टर है, इन्हीं से ही हम ओरिजिनेट हुए हैं। बात समझ में आ रही है। जब आप लिखते हो पाइसीज, फिर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर एव्स और फिर मैमल्स, ये इसी ऑर्डर में क्यों जाता है, उल्टा क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि इसके पीछे क्या है, एविडेंस है। इसके पीछे क्या है, एविडेंस है कि जो एम्फीबियंस हैं उनमें पाइसियन कैरेक्टर्स थे, कुछ एक बीच में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसमें एम्फीबियन कैरेक्टर्स भी थे और पाइसीज के भी कैरेक्टर्स भी थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फ्रॉग की बात कर लेते हैं, तो जो फ्रॉग का बेबी होता है वो कहाँ पैदा होता है, पानी में पैदा होता है, पानी में बॉर्न होता है। और वो कैसे होता है, उसके पास गिल्स भी होते हैं, उसके पास फिन्स भी होते हैं, उसके पास उसकी टेल भी होती है स्विम करने के लिए। टैडपोल पानी में तैरता है और वो बिल्कुल सारे वही काम करता है जो फिशेस करती हैं। लेकिन जैसे ही वो अडल्ट होता है तो वो मेटामॉर्फोसिस करता है, अपना फिजिकली स्ट्रक्चर बदलता है, और फिर वो क्या बन जाता है, एक फ्रॉग बन जाता है, जिसमें लिम्स भी आ जाते हैं, ब्रीथ करने के लिए लंग्स भी आ जाते हैं। यस और नो? तो मतलब कि हम जब पाइसीज से एम्फीबियन पे मूव करें तो बीच में क्या था, कनेक्टिंग ऑर्गेनिज्म होगा। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बीच में एक कनेक्टिंग ऑर्गेनिज्म होगा, और रेप्टाइल्स और एव के बीच में जो तो आर्कियोप्टेरिक्स की हम बात करते ही हैं, मिसिंग लिंक हमारा वो होगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो ऐसे ही हमारे पास में क्या है, बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिनकी हम बात करेंगे, जो हमें हेल्प करते हैं। द एविडेंसेस विच एड इन अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशन बेटर। तो आइए चलिए देखते हैं कि हमारे पास में क्या क्या एविडेंसेस होते हैं। तो हमारे पास में जो एविडेंसेस हैं वो बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। हमारे पास में जो एविडेंसेस है, हो सकता है कि जैसे जब हम 6-7 क्लास में हिस्ट्री पढ़ते थे तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते थे, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते थे, बहुत सारे ऐसे सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ते थे, जहाँ पे हम ये पढ़ते थे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, माइनिंग हो रही है, एक्सकेवेशन। जब हम आज माइनिंग करते हैं, एक्सकेवेशन करते हैं, तो वहाँ से हमारे को बहुत सारी पुरानी पुरानी चीज़ें मिट्टी में से निकल के आती हैं।
कहीं बैंगल्स हमारे को मिलती हैं, कहीं गॉड गॉडेसेस की हमारे को स्टैचूज़ मिलती हैं, कुछ पुराने बर्तन मिलते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे को ये बताती है कि इस टाइम पर हमारे पास में क्या थे, ऐसे कुछ चीज़ें थे। तो जब भी हम किसी के कोई डेड रिमेन्स पढ़ रहे हैं, जब भी हम किसी के कोई डेड रिमेन्स पढ़ रहे हैं, या फिर हम स्टडी कर रहे हैं एवोल्यूशन बाय दी फॉसिल्स, उस प्रूफ को हम क्या बोलते हैं, पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। जब हम हमारी एवोल्यूशनरी स्टडी को हम किससे सपोर्ट करते हैं, फॉसिल्स से सपोर्ट करते हैं। हम ये बताते हैं कि इस टाइम पर हमारे को इस ऑर्गेनिज्म का फॉसिल मिला, तो मतलब कि ये टाइम पे ये वाला ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था। बात समझ में आ रही है? तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल वाले एविडेंस को पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं। एंड स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम क्या बोलते हैं, पेलियोंटोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद में जब हमारे को ये फॉसिल्स मिलते हैं तो हम इनकी क्या करते हैं, डेटिंग करते हैं, इनकी एज निकालते हैं। इसके भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं। आ रही है बात समझ में? तो जब हम यहाँ पर फॉसिल्स की बात करते हैं तो फॉसिल्स हमारे को कहाँ मिलते हैं, फॉसिल्स हमारे को कहाँ मिलते हैं, फॉसिल्स हमारे को मिलते हैं जब हमारी अर्थ थी, क्या थी, हमारी जो अर्थ थी वहाँ पर क्या थे, बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक्स थे। क्या थे, बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक्स थे। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन रॉक्स का नेचर ऐसा होता है। कैसा होता है इन रॉक्स का नेचर, कि ये लेयर बाय लेयर क्या होते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होते रहते हैं। लेयर बाय लेयर क्या होते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होते रहते हैं। एंड ये जो डिपॉजिशन है, दिस इज ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स। इस डिपॉजिशन को होने में बहुत समय लगता है, और ये डिपॉजिशन होते होते क्या बन जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब मान लो कि आपका क्या हो रहा था, डिपॉजिशन हो रहा था। इनिशियल टाइम ऑफ इनिशियल एरा, या जो बिल्कुल ही स्टार्टिंग वाला पीरियड था, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर मान लो ये डिपॉजिशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, आपका यहाँ पर चल रहा है अभी प्रोटेरोजोइक एरा। ठीक है, प्रोटेरोजोइक एरा चल रहा है। तो यहाँ पर कौन थे, मेजरली हमारी लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुई थी, वाटर में हुई थी। तो इतने पुराने टाइम में हमारे को वाटर में, सी में क्या मिलेंगे, सिंपल मरीन इनवर्टिब्रेट्स। क्या मिलेंगे, सिंपल मरीन इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, एंड जब हमारे क्या हो रहे थे, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म हो रहे थे, तो ये इनके डेड रिमेन्स थे प्रोटेरोजोइक एरा में। तो इनके बीच में कौन दब गए, ये सिंपल इनवर्टिब्रेट्स के फॉसिल्स बन गए। यस, फिर हम प्रोटेरोजोइक एरा से चलते चलते आए पेलियोजोइक एरा में। कहाँ आए, पेलियोजोइक एरा में, जहां पर हमारे को क्या मिले, जहां पर हमारे को अबंडेंट फॉसिल्स मिले, हमारे इनवर्टिब्रेट्स के, हमारे एम्फीबियंस के, हमारे थोड़े बहुत किसके, और भी पाइसियन हमारे को यहाँ पर क्या मिले, अबंडेंट फॉसिल्स मिले। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि क्या नहीं आ रही है, कि यहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि अब क्या हो गई थी, अब डाइवर्सिटी बढ़ गई थी। जब प्रोटेरोजोइक एरा था, यहाँ पर हमारी डाइवर्सिटी क्या थी, जो काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे या जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे वो कम थे। तो यहाँ पर सिंपल मरीन इनवर्टिब्रेट्स हमारे को मिले थे। लेकिन यहाँ पर पेलियोजोइक एरा में हमारे को क्या मिले, हमारे को मरीन इनवर्टिब्रेट्स मिले, एम्फीबियंस मिले, पाइसीज मिले, इनके हमारे को फॉसिल्स मिले। बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ पर क्या हुआ, फिर यहाँ पर सेडिमेंटेशन हुआ, फिर यहाँ पर क्या हुआ, सेडिमेंटेशन हुआ, और यहाँ पर किसके फॉसिल्स बन गए, एम्फीबियंस के, सिंपल इनवर्टिब्रेट्स के फॉसिल्स मिल गए, अबंडेंट फॉसिल्स मिले। फिर हमारे पास आया मीजोजोइक एरा। कौन सा एरा आया, मीजोजोइक एरा, जिसमें आप आगे जाके पढ़ोगे, जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में किसके मिले थे, डायनासोर्स के। डायनासोर्स के हमारे को क्या मिले थे, डायनासोर्स के हमारे को क्या मिले थे, फॉसिल्स मिले थे। तो यहाँ पर हमने किसके, डायनासोर्स के फॉसिल्स मिल जाएंगे बहुत सारे।
ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि जो हमारे डायनासोर्स थे वो मीजोजोइक एरा के टाइम में थे। आई बात समझ में? और फिर इसके ऊपर और सेडिमेंटेशन हुआ और सेडिमेंटेशन हुआ और सेडिमेंटेशन हुआ, तो ऐसे हमारे धीरे धीरे क्या बनते गए, फॉसिल्स बनते गए। दिस इज हाउ फॉसिल्स आर क्रिएटेड। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सो दिस इज हाउ फॉसिल इज क्रिएटेड। अंडरस्टूड? नाउ अब हमारे पास में क्या है, ये फॉसिल तो हमने बना लिए, लेकिन हमारे पास में क्या है, हमको फॉसिल की डेटिंग भी करनी पड़ती है। उसी से तो हमारे को क्या पता चलेगा, उसी से हमारे को एज पता चलेगी। तो इसके भी काफ़ी सारे तरीके हैं। तो फॉसिल्स की एज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कार्बन के आइसोटोप्स को स्टडी करें, कार्बन के आइसोटोप्स को स्टडी करके हम उनकी फॉसिल्स की एज निकाल सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग बोलते हैं। और अगर हम यूज़ कर रहे हैं यूरेनियम का रेशियो विद लेड, क्योंकि क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो यूरेनियम है वो कन्वर्ट होता जाता है लेड में, तो हम क्या कर रहे हैं, यूरेनियम लेड डेटिंग भी करते हैं। क्या करते हैं, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हम अगर एज निकाल रहे हैं तो उसको हम रेडियो एक्टिव डेटिंग बोलेंगे, जिसका एक एग्जाम्पल क्या है, यूरेनियम लेड डेटिंग। आ गई बात समझ में? तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे फॉसिल्स की एज निकाल सकते हैं और हम पता कर सकते हैं कि ये कितने टाइम पुराना आइसोटोप प्रेजेंट है, मतलब कि ये जो फॉसिल है वो भी उतने टाइम पुराना प्रेजेंट होगा, उतने टाइम पहले ये प्रेजेंट था। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? अगर हम यूज़ कर रहे हैं हमारा एनाटॉमी, अगर हम यूज़ कर रहे हैं एनाटॉमी को एंड हम यूज़ कर रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को, तब हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि क्या वो लोग एक कॉमन एंसेस्टर से डिसेंड हुए हैं, क्या जो उनके पापा मम्मी हैं या उनके जो पूर्वज हैं, जो उनके दादा दादी है, परदादा दादी है, क्या वो सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को भी चूज़ कर सकते हैं। एनाटॉमी में हम देखें तो हम इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि हमारा ब्रेन है, हार्ट है, इनके बारे में हम बात कर सकते हैं। और अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो हम क्या देख सकते हैं, हमारे लिम्स देख सकते हैं, विंग्स देख सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स भी आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। आ रही है बात समझ में? तो हम एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, एविडेंसेस बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर हम हमारे एम्ब्रियो को भी यूज़ कर सकते हैं एज एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। एम्ब्रियो कैन ऑल्सो बी स्टडी, एम्ब्रियोलॉजिकल जो एविडेंसेस होते हैं कि भाई एम्ब्रियो कितने सेम है, यस, और उन एम्ब्रियो में क्या अलग है। आ रही है बात समझ में? इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल किसका लिया गया है, वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज का लिया गया है। किसका लिया गया है, वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज का लिया गया है। और ये दिखाया गया है कि हमारे जो वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज होते हैं, पाइसीज से लेकर ह्यूमंस के जो फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो होती है वो बिल्कुल ही सेम लिखती है, सारे के सारे। अगर आपने कभी भी देखा हो तो वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, यस और नो। तो क्या यूज़ कर सकते हैं हम, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं एज एविडेंस। एम्ब्रियो को भी स्टडी कर सकते हैं एज अ प्रूफ ऑफ एवोल्यूशन, कि भाई क्या चीज़ रिटेन हो रही है, कौन सा स्ट्रक्चर रिटेन हो रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर एम्ब्रियो में प्रेजेंट है, लेकिन जब वो एम्ब्रियो बड़ा होता है, अडल्ट होता है, तब उसमें वो स्ट्रक्चर नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो एम्ब्रियो, उसमें टेल कहीं ना कहीं दिखती है, लेकिन क्या हमारे अडल्ट में टेल आती है? नहीं आती है, क्योंकि वो हमारे किसके पास में प्रेजेंट थी, एंसेस्टर्स के पास में प्रेजेंट थी। किसके पास में प्रेजेंट थी, एंसेस्टर्स के पास में प्रेजेंट थी। ठीक है, फोर्थ एविडेंस हम क्या ले सकते हैं, फोर्थ एविडेंस हम बायोजियोग्राफिकल एविडेंस भी ले सकते हैं। मतलब कि बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, दैट इज कि कहाँ कौन सी जगह में कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, कैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिवाइडेड हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ज्योग्राफिकली। इसलिए बायो एंड ज्योग्राफी, मतलब ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन ज्योग्राफी, वो कैसे एक दूसरे से सेपरेटेड हैं या कैसे एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं।
तो ये 4 तरीके के हम क्या पढ़ने वाले हैं, एविडेंसेस पढ़ने वाले हैं। 4 तरीके के क्या पढ़ने वाले हैं, एविडेंसेस पढ़ने वाले हैं। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करने वाले हैं, एविडेंसेस जो कि कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी से आए हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस की बात करने वाले हैं एंड हम बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस की बात करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे शुरू के 2 एविडेंसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स जो कि अगर हमारे को रॉक्स में मिल रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फॉसिल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। और ये रिमेन्स हमारे को कहाँ मिल रहे हैं, बरीड अंडर रॉक्स। बरीड मतलब दबे हुए हैं, क्या है, अंदर दबे हुए हैं। एंड ये जो रॉक्स हैं ये क्या फॉर्म करते हैं, ऐसे लेयर्स फॉर्म करते हैं जिनको हमने क्या बोला है, सेडिमेंट्स बोला है। क्या बोला है, सेडिमेंट्स बोला है। फिर जब हम इन सेडिमेंट्स के क्रॉस सेक्शन निकालते हैं तब हमारे को पता चलता है कि जो अर्थ का क्रस्ट है उसके बीच में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, बरीड हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बरीड हैं। एंड वो ये भी हमें बताता है कि जो अरेंजमेंट है ऑफ सेडिमेंट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देखो अब आप क्या बना रहे हो, अगर आप मान लो बना रहे हो वो मैरी की पुडिंग बना रहे हो, तो आप क्या करते हो, आप एक वेसल लेते हो, है ना, आप एक क्या लेते हो, वेसल लेते हो। यस, सबसे पहली लेयर आप मान लो अगर आप ऐड करते हो बिस्किट की, किसकी ऐड करते हो, बिस्किट की ऐड करते हो, तो मान लो नीचे नीचे आपने क्या ऐड किया, बिस्किट ऐड किया। फिर आपने उसके ऊपर ऐड क्या किया, आपने उसके ऊपर क्रीम ऐड कर दी। देन यू एडेड चॉकलेट, देन यू एडेड चॉकलेट, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने यहाँ पर बिस्किट्स लगा दिए। फिर आपने क्या किया, बिस्किट्स की एक लेयरिंग कर दी, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने क्रीम लगा दिया। फिर आपने क्या किया, फिर आपने यहाँ पर चॉकलेट की लेयरिंग लगा दी। ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही हमारे फॉसिल भी बनते जाते हैं। क्या बनते जाते हैं हमारे, ऐसे ही हमारे फॉसिल्स भी बनते जाते हैं। आ रही है बात समझ में, यस और नो। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे, जब हम इसका क्या लेंगे, एक क्रॉस सेक्शन लेंगे, यहाँ से इसका एक ऐसे पीस उठा के लेंगे तो हमारे को दिखेगा, जब हम इस पीस को उठा के लेंगे तो हमारे पास में क्या आएंगी, लेयर्स आएंगी। क्या आएंगी, ये बिस्किट की लेयर, फिर हमारे पास में क्या आएगी, ये क्रीम की लेयर आएगी, फिर हमारे पास में क्या आएगी, चॉकलेट की लेयर आएगी। यस और नो। और ऐसे ही हमारे को लेयरिंग दिखेगी। तो जो चीज़ आपने सबसे पहले ऐड की है दैट इज़ योर बिस्किट, वो आपको सबसे लास्ट में दिखेगी। जो लास्ट लेयर होगी वो किसकी होगी, बिस्किट की होगी। तो मतलब कि जो फॉसिल्स आपको बहुत ज़्यादा नीचे मिल रहे हैं, मान लो अगर आप ये क्या लेते हो, अगर आपने बोला कि ये हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स हैं, क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है, राइट, और फिर उसके बाद में ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, और फिर ये ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, लेटेस्ट ऑर्गेनिज्म है, सबसे मॉडर्न ऑर्गेनिज्म होगा। और ये क्या होगा, सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म होगा। बात समझ में आ रही है कि कैसे सेडिमेंटेशन हो रहा है, कैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका फॉसिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो फॉसिल्स होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, वो बताते हैं कि बहुत सारे अलग अलग एज के रॉक सेडिमेंट्स कंटेन करते हैं फॉसिल्स, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, जो कि उस टाइम के पीरियड में, उस एरा में या उस एपॉक में क्या हुए होंगे, डाई हुए होंगे और वो उन सेडिमेंट्स के अंडर बड़ी हो गए, ठीक है। फिर हमारे पास में इन जो सेडिमेंट्स हैं या जो ये फॉसिल्स आए हैं, इनकी स्टडी करी गई। तो इनकी स्टडी से हमारे को क्या पता चला कि जो उस टाइम पे कुछ ऑर्गेनिजम्स थे वो आज के मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स से थोड़ा सा क्या खाते थे, दे वर वेरी मच सिमिलर टू टुडेज ऑर्गेनिजम्स। साथ ही में हमारे को उन ऑर्गेनिजम्स के भी क्या मिले, फॉसिल्स मिले, जो कि आज एक्सटिंक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़ा हमारा एग्जाम्पल है दैट इज़ डायनासोर्स। आज हम डायनासोर्स को सिर्फ कहाँ देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, जुरासिक पार्क की मूवीज़ में देखे होंगे। तो ये सब ने देखा है, ये जो डायनासोर है ये सब ने देखा है। पर क्या आपको पता है ये जो डायनासोर है वो कौन है, दिस इज ब्रोंटोसॉरस। कौन है ये, दिस इज ब्रोंटोसॉरस एंड ये एक हर्बीवोर डायनासोर है। ये क्या है, एक हर्बीवोर डायनासोर है एंड ये लीफ ईटिंग डायनासोर है।
अब अगर आप इसके अडेप्टेशन देखो तो लंबी गर्दन, जॉ इज़ नॉट दैट मच डेवलप्ड, इतने टीथ नहीं होंगे जो कि किसको चाहिए होंगे, जो कि हमारे पास में एक मीट ईटिंग कार्निवोरस, किसको, कार्निवोरस डायनासोर को चाहिए होंगे। तो ये डायनासोर कौन है, इट इज अ कार्निवोर, और इसको क्या बोला गया है, टायरानोसोरस बोला गया है। क्या बोला गया है, इसका नाम क्या है, टायरानोसोरस है। इफ यू नाउ सी दिस हैज अ डेवलप्ड जॉ, दिस हैज अ वेल डेवलप्ड जॉ, यस और नो। साथ ही में इसका माउथ जो है, जिसका स्ट्रक्चर है, स्कल है, इट इज लुकिंग लाइक कि ये बहुत ज़्यादा फेरोशियस है एंड ये एक मीट ईटर है, कार्निवोर है। बात समझ में आ गई। तो डायनासोर्स के भी हमारे को क्या मिले, डायनासोर्स के भी हमारे को फॉसिल्स मिले, एग्स मिले, उनके पाव मार्क्स मिले, बहुत सारी चीज़ें मिली, ठीक है। फिर हमने जब उन फॉसिल्स को और स्टडी किया तो हमारे को ये भी पता चला कि वो कौन से टाइम से आए हैं, मतलब कि फ्रॉम विच पीरियड और एरा दे बिलोंग टू, ये भी हमारे को बात पता चली। और हमने ये भी देखा कि भाई जो बिल्कुल पुराने थे वो कौन थे, मरीन इन्वर्टिब्रेट्स थे, फिर दूसरे इन्वर्टिब्रेट्स आए, फिर थोड़े से हाईली ऑर्गेनाइज इन्वर्टिब्रेट्स आए, फिर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में मॉलस्क वगैरह ऐसे ऑर्गेनिजम्स आए, फिर हमारे पास में पाइसीज, एम्फीबियंस आए, फिर हमको रेप्टिलियन फॉसिल्स मिले, फिर हमको एवियन फॉसिल्स मिले। आ रही है बात समझ में। सो वी हैव फाउंड डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स which have varied, जो बदलते रहे over the period of time and they are restricted to certain geological time spans। मतलब जो जुरासिक पीरियड वाले टाइम के जो फॉसिल्स थे उनमें हमारे पास क्या थे, पूरे के पूरे डायनासोर्स थे। जो हमारे पास में प्रोटेरोजोइक थे उस पर सिंपल मरीन इन्वर्टिब्रेट्स थे। जो हमारे पास में पेलियोजोइक थे उसमें अबंडेंट एम्फीबियंस और अबंडेंट फॉसिल्स थे। उसके बाद में फिर हमारे फॉसिल्स चेंज हो गए, फिर हम और ऊपर आए तो हमारे पास में और चेंजेस आ गए, यस और नो, राइट। तो हमारे को क्या पता चला, फॉसिल्स से ये सारी चीज़ें पता चली कि कुछ पुराने ऑर्गेनिज्म, कुछ एंसेस्टर्स हमारे आज के ऑर्गेनिज्म से मैच खाते हैं। जो हमारे जो पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं वो कब एग्जिस्ट करते थे वो हमें पता चला। साथ में हमें डायनासोर्स के भी फॉसिल्स मिले और हमें ये भी पता चला दैट लाइफ फॉर्म इज चेंजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट। एंड वी हैव ऑल्सो फाउंड दैट न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव बीन अराइजिंग, नए नए फॉर्म्स ऑफ लाइफ भी आते रहे हैं। तभी तो हम क्या बोल रहे हैं कि पाइसेस से क्या बने, एम्फीबियंस बने, एम्फीबियंस से क्या बने, रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल्स से क्या बने, एव्स बने, और एव्स से क्या बने, मैमल्स बने, राइट। तो ऐसे ही हमारे को ये दिख रहा है कि पाइसेस से जब एव बना होगा तो एक न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ डेवलप हुई होगी, न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ डेवलप हुई होगी ओवर द टाइम ऑफ, ओवर द पीरियड ऑफ एवोल्यूशन। आ रही है बात समझ में, ठीक है। फिर जब हम यहाँ पे फॉसिल्स की बात करते हैं तो फॉसिल्स हमारे को बहुत सारे तरीके के मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो 4 मेजर फॉसिल्स हैं हमारे वो होते हैं, एक ऐसा फॉसिल हो जो बिल्कुल ही अनऑल्टर्ड हो, मतलब कि जो जानवर उस टाइम था वो वैसा का वैसा ही प्रिजर्व्ड है। अब ऐसा कब हो सकता है, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तुम अभी बता सकते हो कि वो कहाँ प्रिजर्व्ड होगा। अगर तुम्हारे को कोई चीज़ वैसी की वैसी इंटैक्ट रखनी हो तो तुम कहाँ प्रिजर्व करोगे, ठंडे में प्रिजर्व करोगे, गर्म में प्रिजर्व करोगे, ठंडे में प्रिजर्व करोगे, तो ठंडे में कहाँ प्रिजर्व होंगे, आइस कैप्स में प्रिजर्व होंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप ऑफ फॉसिल है, जो हमारे पास में यहाँ पर फर्स्ट टाइप ऑफ फॉसिल है, दैट इज अनऑल्टर्ड फॉसिल। ये जो अनऑल्टर्ड फॉसिल होते हैं ना, ये कहाँ स्टोर्ड होते हैं, आइस कैप्स में स्टोर्ड होते हैं एंड ये बिल्कुल डिस्ट्रॉयड नहीं होते, डैमेज नहीं होते। इसका एक एग्जाम्पल है कि हमारे पास में एक एलिफेंट की स्पीशी होती थी जिसको हम क्या बोलते थे, वूली मैमोथ। क्या बोलते थे, वूली मैमोथ। एंड ये वूली मैमोथ जब इनका टाइम ख़त्म हुआ तो ये आइस कैप्स में क्या हो गए, बरी हो गए। और फिर जब आइस पैक्स की एक्सकवेशन करी गई तो पूरा का पूरा मैमोथ वहाँ पे उनको मिल गया एंड इट वाज रिटन, इट वाज कोटेड कि वो जो वूली मैमोथ था वो इतना ज़्यादा प्रिजर्व था कि उसके मीट को तोड़ के हम डॉग्स को फीड कर सकते थे। मतलब जस्ट इमेजिन, इतने साल पुराना आइस कैप्स में एकदम अनडिस्ट्रॉयड, अनटच्ड फॉसिल अगर हमको मिल रहा है तो दैट इज अनऑल्टर्ड फॉसिल। दूसरे हमारे होते हैं फॉसिल जो कि डैमेज हो जाते हैं, जिनके अंदर क्या हो जाता है, मिनरलाइजेशन हो जाता है, जिनके अंदर क्या हो जाता है, मिनरलाइजेशन हो जाता है, लेकिन उनके जो कंटेंट्स होते हैं, उनके जो कॉम्पोजिशन है वो वैसा का वैसा ही रहता है, सो दैट दे कैन बी स्टडीड। ऐसे को बोलते हैं हम पेट्रिफाइड फॉसिल्स। फिर आते हैं हमारे पास मोल्ड्स और कास्ट्स। कास्ट्स क्या होते हैं कि उसमें असली चीज़ नहीं है लेकिन उसका हमारे पास में क्या है, एक मोल्ड बना हुआ रह गया है,
ठीक है, मतलब कि आपके मिट्टी के बीच में या रॉक्स के बीच में वो मरा था ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे दबा था ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है, अब ऑर्गेनिज्म नहीं बचा है। लेकिन जिस शेप में वो मिट्टी को छोड़ के गया था उसी शेप में वो मिट्टी आज भी है। बात समझ में आ रही है? उसी शेप में वो मिट्टी आज भी, तो हम समझ सकते हैं कि वो एक इस शेप का ऑर्गेनिज्म रहा होगा, उसकी ऐसे ऐसे ऑर्गन्स रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? राइट। फिर हमारे पास है कॉप्रोलाइट्स। अगर उस टाइम के ऑर्गेनिजम्स की अगर हमारे पास में जो फीकल मैटर है अगर वो प्रिजर्व हो गया है तो ऐसे फॉसिल्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे फॉसिल्स को हम बोलते हैं कॉप्रोलाइट्स। तो अनऑल्टर्ड फॉसिल्स मतलब बिल्कुल इंटैक्ट वैसे का वैसे प्रेजेंट है। पेट्रीफाइड मतलब कि थोड़ा बहुत डैमेज हो गया है, जो उसके कंटेंट्स है, जो हाथ पैर बॉडी जो मासेस, बॉडी मास जो बायोमास है वो मिनरलाइज हो गया और सिर्फ क्या बचा है? बोन्स बची हैं, बोन्स बची, जो हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं वो बचे हैं हमारे। मोल्ड्स एंड कास्ट में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, बोन्स भी नहीं बची, सिर्फ जो मिट्टी है वो शेप खा के रह गई है। एंड जो कॉप्रोलाइट्स है दैट्स द फॉसिल ऑफ फीकल मैटर, दैट्स द फॉसिल ऑफ फीकल मैटर। बात समझ में आ रही है? यस, ठीक है। तो दिस वॉज योर पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। सो दीज वर द टाइप ऑफ फॉसिल्स। तो एक काम करते हैं, एक फॉसिल का हम यहाँ पर क्या देखकर जाते हैं? इमेज देखकर जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है हमारा? ये हमारा फॉसिल है जो कि किसी टाइम पे, बहुत पुराने टाइम पर एक ऑर्गेनिज्म मिट्टी के नीचे दब के रह गया होगा और उसकी क्या बन गई है? उसकी जो बायोमास है वो तो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, जो उसका मीट मैटर है पूरा वो खत्म हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ क्या? बोन्स के यहाँ पर हमारे को स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। यू कैन सी द स्कल, नेक की, स्कल की बोन्स देख सकते हो, लिम्स देख सकते हो, टेल देख सकते हो एंड वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स देख सकते हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पर हमारे को मिला है एक मिसिंग लिंक का फॉसिल। क्या मिला है? एक मिसिंग लिंक का फॉसिल मिला है। और ये जो मिसिंग लिंक है ये किसको और किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है हमारे रेप्टाइल्स को। ये किसको जोड़ता है? दिस कनेक्ट्स reptiles and aves. This forms a connecting link between reptiles and aves and इसको हम क्या बोल के गए हैं? आर्कियोप्टेरिक्स बोल के गए हैं। क्या बोल के गए हैं? आर्कियोप्टेरिक्स बोल के गए हैं। दिस आर्कियोप्टेरिक्स हैज़ बीन फाउंड थ्रू फॉसिल्स। फॉसिल्स के थ्रू हमारे को मिला है और फॉसिल्स को स्टडी करने के बाद हमारे को पता चला है कि इसमें रेप्टिलियन कैरेक्टर्स भी थे। क्या थे? रेप्टिलियन कैरेक्टर्स, मतलब रेप्टाइल जैसा इसका जॉ था, जॉ के अंदर क्या था? उसके टीथ थे जो कि रेप्टाइल्स में होते हैं, डायनासोर्स जैसे। यस और साथ ही में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि रेप्टिलियन कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो जो जॉ है वो अब बीक लाइक में चेंज हो चुका है। किसमें चेंज हो चुका है? बीक में चेंज हो चुका है। साथ ही में यहाँ पर क्या है? वीक स्टर्नम है। क्या है हमारे पास में? वीक स्टर्नम है। अगर आप बॉडी पे देख सकते हो, अगर हम एवियन कैरेक्टर्स की बात करें, बर्ड वाले कैरेक्टर्स की बात करें, तो बर्ड्स में क्या होते हैं सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट? उनके फेदर्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बॉडी के ऊपर क्या आ गए हैं? बॉडी के ऊपर फेदर्स आ चुके हैं। लेकिन जो लिम्स हैं वो अभी भी इंटैक्ट है, मतलब कि ये रेप्टिलियन कैरेक्टर है। जो हाइंड लिम्स हैं उनमें अभी भी क्या है? रेप्टिलियन प्लान है। यस और नो? और जो 4 लिम्स है उनमें क्या आ गया है? एवियन प्लान आ गया है। इफ यू कैन सी दैट यहाँ पे क्लॉज फॉर्म हो गए हैं। आ रही है बात समझ में? यस और नो? तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एक रेप्टाइल और एक एव के बीच का क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। तो ऐसे ही हमारे को ऑर्गेनिजम्स के क्या मिले हैं? फॉसिल्स मिल के गए हैं, जिनसे हम पता लगा चुके हैं या पता लगा पाए हैं कि हमारे पास में जो हमारे ओल्ड पीरियड में हमारे एंसेस्टर्स कौन रहे हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब हम मूव करेंगे हमारे दूसरे एविडेंस के ऊपर, ठीक है, जिसको हम बोल के गए हैं एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे हम ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं उनके लिम्स के बारे में, उनके विंग्स के बारे में, जिससे कि हमें पता चले कि उनके जो कॉमन एंसेस्टर्स हैं वो कौन रहे हैं। तो सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ टुडे एंड दैट हैव एग्जिस्टेड ईयर्स अगो। एंड ऐसी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो हमें पता लगाने में मदद करेंगी कि क्या वो हमारे एंसेस्टर्स थे या नहीं थे। यस और नो। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे 4 तरीके के
एविडेंसेस की, जिसमें से सबसे पहला हम बात करेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स की, फिर हम बात करेंगे एनालोगस ऑर्गन्स की, देन वी विल टॉक अबाउट वेस्टिजियल ऑर्गन्स एंड देन वी विल टॉक अबाउट एटाविज्म। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स की, ठीक है, यहाँ पर हमें किसकी बात करनी है, होमोलोगस ऑर्गन्स की। तो अगर हम यहाँ होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करते हैं तो हम उन ऑर्गन्स की बात करते हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिनका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रक्चर तो सेम रहा है, क्या रहा है, स्ट्रक्चर हैज बीन सेम, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो बदल गया है, फंक्शन हैज चेंज्ड। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैन लेते हैं, एक एग्जाम्पल, हम बात करते हैं वेल की, हम बात करते हैं चीते की, और हम बात करते हैं बैट की, ये सब हम ले लेते हैं। और अगर हम इनकी किसकी बात करें, 4 लिम्स की अगर हम बात करते हैं, तो 4 लिम्स को अगर हम देखें तो 4 लिम्स के जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हैं, स्ट्रक्चर्स विल बी सेम, स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, लेकिन क्या है, जो फंक्शन अलग होंगे, क्या होंगे, फंक्शंस विल बी डिफरेंट, फंक्शन विल बी डिफरेंट। कैसे डिफरेंट होंगे, अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम मैन के 4 लिम्ब की बात करते हैं तो मैन का 4 लिम्ब क्या है, हमारा हाथ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं चीता की, ठीक है, फिर हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, किसकी ले रहे हैं, हमारे बैट की ले रहे हैं, यस, एंड हम यहाँ पर हमारे किसकी ले रहे हैं, वेल की ले रहे हैं। आ रही है बात समझ में? अब इन सब के जो 4 लिम्स हैं उनमें क्या है, हमारे पास में बोन है, ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, एंड हमारे पास में क्या है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस हैं। स्ट्रक्चर सबका क्या है, सेम है, स्ट्रक्चर इज सेम, लेकिन जो फंक्शन है वो अलग हो जाता है। मैन में जो 4 लिम्ब है वो क्या करने के काम आता है, ग्रास्प करने के काम आता है, पकड़ने के काम आता है। क्या होता है यहाँ पर, मैन में जो 4 लिम्ब है दैट इज यूज्ड फॉर ग्रास्पिंग, ग्रास्प, राइट, एंड जो चीता में जो 4 लिम्ब है दैट इज यूज्ड फॉर रनिंग, दैट इज यूज्ड फॉर रनिंग, चीता को भागते हुए देखा है हमने। बैट में अगर बात करें तो बैट में 4 लिम्ब किसके काम आ रहा है, फ्लाइंग के काम आ रहा है। एंड अगर हम वेल की बात करते तो वेल में वही चीज स्विमिंग के काम आ रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम देखें कि अगर हम फंक्शंस के हिसाब से, तो हमारा क्या है, स्ट्रक्चर तो सेम था, स्ट्रक्चर क्या था, स्ट्रक्चर हुआ सेम, लेकिन फंक्शन क्या हो गया, अलग हो गया। चीता का फंक्शन अलग हो गया, दैट इज चीता का फंक्शन क्या है, रनिंग का फंक्शन हो गया। स्ट्रक्चर सेम है भाई, उसके हाथ का स्ट्रक्चर सेम है, 4 लिम्ब का स्ट्रक्चर सेम है। मैन की बात करें तो मैन में ग्रास्पिंग हो गई, अगेन ये क्या हो गया, फंक्शन अलग हो गया, ठीक है, फंक्शन क्या हुआ, अलग हो गया, राइट। एंड अगर हम बात करें वेल की तो वेल में फंक्शन क्या हुआ, स्विमिंग हो गई, वेल में फंक्शन क्या हुई, स्विमिंग हो गई। एंड बैट में फंक्शन क्या हुआ, बैट में फंक्शन हो गया फ्लाइंग का, बैट में फंक्शन क्या हुआ, फ्लाइंग का फंक्शन हो गया। मतलब सेंट्रल से ये क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे को क्या देखने को मिल रहा है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, जो कि सेंट्रल से अलग जा रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज कर रहा है। बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास में क्या है, हमने बोन्स देखे, बोन्स के पैटर्न्स देखे 4 लिम्स के, जहां पर हमारे को सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर मिला लेकिन डिफरेंट फंक्शन मिला। हमारे को ह्यूमरस मिली, रेडियस मिली, अल्ना मिला, कार्पल मिला, मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस मिले। बात समझ में आ रही है, पर स्ट्रक्चर सेम था लेकिन फंक्शन क्या था, अलग था, डिफरेंट डायरेक्शन में वो क्या हुए, इवॉल्व हुए, राइट। कौन कौन, वेल स्विमिंग कर रही थी 4 लिम्ब से, चीता रनिंग कर रहा था, बैट फ्लाई कर रहा था, और मैन ग्रास्प कर रहा था। आ रही है बात समझ में? और ये किसका रिजल्ट है, दे वर रिजल्टेंट ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। पर इससे हमें समझ क्या आता है कि भाई एक ब्लूप्रिंट था, एक क्या था, ब्लूप्रिंट था, और उससे क्या हुए, थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस हो गए। यस और नो,
मतलब ब्लूप्रिंट तो सेम था लेकिन फंक्शन में क्या हो गया, चेंजेस आ गए। तो यहाँ पर हमारे को क्या पता चला कि हमारी कॉमन एंसेस्ट्री है। हमारे में कुछ जीन्स तो ऐसे होंगे ना जो हमारे हैंड्स की बोन्स बना के जाएंगे, फोर लिम्स की बोन्स बना के जाएंगे, मतलब वो सिमिलर है हमारे अंदर। लेकिन हमारी नीड के हिसाब से ऑर्गेनिज्म ने अपनी नीड के हिसाब से उसका यूजेज अलग कर लिया। और ऐसी ही होमोलॉजी, स्ट्रक्चरल होमोलॉजी और कहाँ देखी गई है, वर्टिब्रेट के हार्ट्स और ब्रेन्स में भी देखी गई है। तो ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैन का जो हैंड है, फोर लिम्ब है, किस लिए काम आ रहा है, ग्रास्पिंग के लिए, चीता में रनिंग के लिए, वेल में किसके लिए काम आ रहा है, स्विमिंग के लिए, बैट में फ्लाइंग के लिए। तो यहाँ पर सब में क्या है, सब में हमारे पास में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस हैं। सबके स्ट्रक्चर ऑफ लिम्स जो हैं वो सेम है, लेकिन फंक्शन यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। और इन्हीं को ही हमने क्या बोला था, इन्हीं को ही हमने बोला था होमोलोगस ऑर्गन्स। ऐसा ही हमारे को प्लांट्स में भी देखने को मिला है, जहाँ पर अगर हम बात करें, अगर बोगनविलिया के थॉर्न की बात करें अगर हम, और हम कुकुरबिटा के, कुकुम्बर के फैमिली की अगर हम बात करें, टेंड्रिल की, तो दोनों ही कहाँ पर हैं, दोनों ही एक्सिलरी पोजीशन पे हमारे को दिखने को मिलती हैं। दोनों के क्या है, एक्सिलरी पोजीशन पे हमारे को देखने को मिलती है, लेकिन फंक्शंस अलग अलग है। आ रही है बात समझ में? दिस वॉज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बिल्कुल उल्टी चीज की, दैट इज एनालॉगस ऑर्गन्स। मतलब कि हमारा फंक्शन सेम रहेगा। हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो सेम रहेगा, फंक्शन विल बी स्टेबल, बट फंक्शन से क्या डाइवर्ज होएगा, फंक्शन से हमारे स्ट्रक्चर्स डाइवर्ज होंगे। एक ऑर्गेनिज्म में एक स्ट्रक्चर होएगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म में दूसरा स्ट्रक्चर होएगा, तीसरे ऑर्गेनिज्म में तीसरा स्ट्रक्चर होएगा। मतलब स्ट्रक्चर अलग अलग होते जा रहे हैं, लेकिन जो फंक्शन है वो हमारा क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ बात करें एक विंग ऑफ बटरफ्लाई की, विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग ऑफ बर्ड, तो बर्ड का तो अभी हम विंग पढ़ के गए हैं ना। बर्ड के विंग में क्या होएगा, हमारे पास ह्यूमरस होगी, रेडियस, अल्ना होंगे, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स होंगे एंड फैलेंजेस होंगे। लेकिन अगर हम बटरफ्लाई का विंग देखें तो वो कैसा होएगा, एक मेम्ब्रेनस विंग होएगा। और विंग्स ऑफ बर्ड्स पे तो क्या होंगे, फेदर्स होंगे, फेदर्स भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये तो मेम्ब्रेन से बना हुआ होगा, इसके पास तो मेम्ब्रेन्स होंगी, इसके पास तो कोई फेदर्स नहीं होंगे। लेकिन बटरफ्लाई भी क्या काम कर रही है, फ्लाइंग का काम कर रही है उन विंग्स से, एंड बर्ड भी क्या कर रही है, फ्लाइंग का काम कर रही है उन्हीं विंग्स से। तो फंक्शन हमारा कॉमन है, लेकिन स्ट्रक्चर हमारे अलग अलग हो गए, तो हम फंक्शन की तरफ क्या कर रहे हैं, कॉन्वर्ज कर रहे हैं। हमेशा हमारा पॉइंट ऑफ फोकस क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा। सो वी आर कॉन्वर्जिंग टूवर्ड्स फंक्शन, वी आर कमिंग टूवर्ड्स द सिमिलर फंक्शन। तो ये किसका रिजल्टेंट है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्ट है। हमेशा याद रखना, क्या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्टेंट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, येस और नो? ठीक है। तो एनालॉजी मतलब कि सिचुएशन जो है बिल्कुल ऑपोजिट है किसकी, होमोलॉजी की, राइट। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स हमारे को दिखते एक जैसे हैं, क्या है हमारे पास में, एक जैसे दिखते हैं बाहर से, ठीक है, लेकिन उनका इंटरनली स्ट्रक्चर अलग है। और काम क्या कर रहे हैं, वो फ्लाइंग में काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फ्लाइंग में काम कर रहे हैं, लेकिन नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर्स, दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर्स। मतलब देखने में तो हमारे को एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से वो सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बात समझ में आ रही है? तो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, बट वो परफॉर्म क्या कर रहे हैं, सिमिलर फंक्शन कर रहे हैं, किसका, फ्लाइंग का, एंड दिस इज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन एंड हेंस हैविंग सिमिलैरिटी, एंड इसको हम बोलकर जाते हैं एनालॉजी। क्या बोलकर जाते हैं, एनालॉजी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पर और क्या एग्जाम्पल्स हैं, अगर हम ऑक्टोपस की जो आई देखें, ऑक्टोपस की अगर हम आई देखते हैं और मैन की अगर हम आई देखें तो उसका फंक्शन सेम है, विजन का काम करता है, लेकिन
स्ट्रक्चर दोनों के अलग अलग हैं। अगर हम डॉल्फिन का फ्लिपर देखें और पेंगुइन का फ्लिपर देखें, दोनों के क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है, लेकिन फंक्शन सेम है। स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है, लेकिन फंक्शन सेम है। डॉल्फिन में भी स्विमिंग का काम करते हैं, पेंगुइन्स को भी स्विम करने में मदद करते हैं। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर हमने क्या दिखाया कि एक बर्ड का क्या है, विंग है, और एक इंसेक्ट का या बटरफ्लाई का हमारा विंग है। तो ये क्या है, बहुत ही डिफरेंट है इनके स्ट्रक्चर्स। बर्ड में हमारे पास में पूरा एक फोर लिम्ब है, जिसमें हमारे पास में क्या है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, एंड हमारे पास में कार्पस, मेटाकार्पस, फैलेंजेस है। लेकिन इंसेक्ट में हमारे पास में क्या है, इंसेक्ट में हमारे पास में क्या है, मेम्ब्रेनस विंग है। सो दिस इज एन एनालॉगस ऑर्गन। ये क्या है, एनालॉगस ऑर्गन है या एनालॉजी है। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि होमोलॉगस ऑर्गन में और एनालॉगस ऑर्गन में क्या क्या हमारे पास में डिफरेंस है। अगर हम होमोलॉगस ऑर्गन की बात करें तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि स्ट्रक्चर लिख दो और यहाँ पर हम बात करें फंक्शन लिख दो, ठीक है। तो होमोलॉगस ऑर्गन में स्ट्रक्चर हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। क्या रहता है होमोलॉगस ऑर्गन में, स्ट्रक्चर सेम रहता है, एंड फंक्शन क्या रहता है, फंक्शन बिकम्स डिफरेंट। एग्जाम्पल से याद रखेंगे हम, यस। एंड अगर हम बात करें एनालॉगस ऑर्गन की, किसकी बात करें, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एंड अगर हम यहाँ पर बात करें फंक्शन की, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर ऑल्टर हो जाता है, लेकिन फंक्शन क्या रहता है, सेम रहता है। अंडरस्टूड? इतनी बात समझ में आ गई? तो अब ऐसा क्यों हुआ होगा कि भाई एनालॉगस ऑर्गन्स ऐसे बन के आए कि उनके जो फंक्शंस हैं वो तो सेम रहे होंगे, लेकिन जो उनके स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग रहे होंगे। ऐसा इसलिए हो सकता है कि भाई अलग अलग जगह से वो एक जगह आके बैठे हों, मतलब उनका एक सिमिलर हैबिटेट डेवलप हुआ होगा। क्या हुआ होगा, एक सिमिलर हैबिटेट हुआ होगा, जिसकी वजह से एक सिमिलर अडेप्टिव फीचर आया उनमें, दैट इज ऑफ फ्लाइंग, and this is present in different group of organisms but they all are performing a similar kind of function। बात समझ में आ रही है? अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं स्वीट पोटैटो की एंड पोटैटो की, ये दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों ही फूड को स्टोर करते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, फूड स्टोरेज करते हैं। लेकिन जो स्वीट पोटैटो है वो रूट का मॉडिफिकेशन है, और जो हमारा आलू है, पोटैटो है, वो क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है। मॉडिफाइड स्टेम है कि नहीं है, उसके ऊपर तुमने क्या देखे हैं, वो पेड़ उगते हुए देखे हैं छोटे छोटे, तो पोटैटो इज अ स्टेम। जबकि जो स्वीट पोटैटो है, तुम्हारा शकरकंदी जो होता है, वो क्या है, दैट इज अ रूट, राइट। मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लेकिन कॉमन फंक्शन, दैट इज फूड स्टोरेज। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हम यहाँ पर आएंगे हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स पे। किस पे आएंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन्स पे आएंगे। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे में प्रेजेंट हैं आज, लेकिन उनका कोई काम नहीं है। सो द ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन आस टुडे बट आर यूजलेस, दे हैव नो फंक्शन इन आवर बॉडी, बट अगर वो होते हैं तभी एक ऑर्गेनिज्म को होलसमली डेवलप्ड माना जाता है, नॉर्मली डेवलप माना जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेल में जो निपल्स हैं, क्या उनका कोई काम है, देर इज नो फंक्शन ऑफ मेल निपल्स बट स्टिल दे आर प्रेजेंट। एंड अगर एक मेल बिना निपल के बर्थ लेता है, सो इट इज कंसिडर्ड एबनॉर्मल, yes or no? But do male nipples have any function? They don't have any function। मतलब कि वो एक क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। ऐसा ही हमारी आईज में जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट है, पर क्या हम तो लैंड पे रहते हैं, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन किन में थी, वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। जो कि पानी में रहते थे, फिशेज में थी, yes or no? टैडपोल में थी फ्रॉग की निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। तो जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते थे उनमें निक्टेटिंग मेम्ब्रेन की ज़रूरत थी, लेकिन वो हम में प्रेजेंट है, हम में काम नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेजेंट है। अगेन अ वेस्टिजियल ऑर्गन। हमारा यहाँ पे ये जो ईयर पिन्ना है, ये क्या है, दिस इज यूजलेस, दिस इज ऑफ नो यूज, बट स्टिल इट इज प्रेजेंट। और प्रेजेंट होता है तभी नॉर्मल मानते हैं एक इंसान को। सो दिस इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। अपेंडिक्स हैज नो यूज इन अस, but if it is present, it is considered good, it is considered normal, so that is another vestigial organ। ऐसे ही बहुत सारे हमारे vestigial organs हैं, जैसे कि Darwin's point on the ear, plica semilunaris, that is your nictating membrane, wisdom teeth, जो हमारा third molar है, that is a wisdom teeth,
उसके होने का कोई काम नहीं है, इट इज़ यूजलेस, दर्द और देकर जाता है हमारे को, लेकिन उसका होना इज कंसिडर्ड नॉर्मल, it is not considered abnormal, but it has no use, so that's a vestigial organ. Appendix present है, body hairs present है हमारे, are they giving any use to us? No. goosebumps आते हैं हमारे को, why? there is no use. male nipples, coccyx जो हमारी है, tonsils are of no use. ear muscles हमारे कुछ हैं जो use के नहीं है, because हमारे को move नहीं करना। आ रही है बात समझ में? तो वो ऑर्गन्स जो हमारे में प्रेजेंट है बट उनका कोई यूज नहीं है आर नोन एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। नाउ वी मूव ऑन टू एटाविज्म। एटाविज्म मतलब अगर हमारे एंसेस्टर्स में कोई कैरेक्टर्स थे, फॉर एग्जाम्पल जो जिन एप से जो हम आए हैं, या जो हमारे चिंपैंजी, गोरिल्ला, जो हमारे ये क्या है, हमारे एंसेस्टर्स रहे, चिंपैंजी से हम ओरिजिनेट होकर आए, येस और नो? तो चिंपैंजीज में क्या थे, बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर थे, दे हैड अ लॉट ऑफ बॉडी हेयर, लेकिन हमारे में वो अब क्या हो चुके हैं, हमारे में वो ख़त्म हो चुके, दैट फीचर हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर डीएनए। बट देर आर सम केसेस जहाँ पर हमारे को बेबीज़ ऐसे देखने को मिले हैं फुली कवर्ड विद डेंस हेयर, मतलब कि एक एंसेस्ट्रल कैरेक्टर जो गुम हो गया था, विच वॉज लॉस्ट बट हैज़ रिकवर्ड इन सम केसेस। इस चीज़ को हम बोलते हैं एटाविज्म। क्या बोलते हैं इस चीज़ को? हम बोलते हैं एटाविज्म। अब ऐसे ही आती है टेल। टेल हम ह्यूमंस में ख़त्म हो चुकी थी, टेल हम ह्यूमंस में ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अगर हम हमारे एंसेस्टर्स को देखें, अगर हम एप्स को देखते हैं तो उनमें क्या प्रेजेंट थी, एप्स में, मंकीज़ में देवर टेल्स वर प्रेजेंट, बट हमारे में ह्यूमंस में ये टेल फीचर है, दिस वाज लॉस्ट। पूरी ह्यूमन रेस में टेल नहीं है, लेकिन इफ सम डे अ चाइल्ड इज प्रेजेंट, इज बॉर्न विद अ टेल, बियरिंग अ टेल, सो व्हाट इज दैट? दैट इज एटाविज्म। मतलब कोई एंसेस्ट्रल कैरेक्टर जो कि लॉस्ट हो गया था, वो अगर वापस आ गया है, तो ऐसे फिनोमिनन को हम क्या बोल के जाते हैं? एटाविज्म बोल के जाते हैं। सो दीज वर योर टू ऑफ द एवोल्यूशनरी एविडेंसेस, दैट इज वन वाज, पहला क्या था हमारा? पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, जहाँ पे हमने फॉसिल्स की मदद से एवोल्यूशन को स्टडी किया, एवोल्यूशन के बारे में जाना। यस, हमने ये जाना कि कौन से टाइम में कौन से एनिमल्स प्रेजेंट थे, क्या वो आज जैसे दिखते थे या नहीं दिखते थे, और दिखते थे तो उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ थी, किस टाइम में वो प्रेजेंट थे, और क्या कोई नई लाइफ फॉर्म्स बनी, नई लाइफ फॉर्म्स बनी तो उनमें क्या क्या नया एवोल्यूशन हुआ, येस और नो? तभी तो हमारे को दिखा कि हमारे को प्रोटेरोजोइक एरा से, फिर पेलोजोइक एरा से, फिर सीनोजोइक एरा में, और फिर मीजोजोइक एरा में, और फिर सीनोजोइक एरा में कैसे हमारे को चेंजेस दिखे इन सेडिमेंट्स, buried under sediments, that is fossils। so इसलिए क्योंकि हमने fossils को स्टडी किया तो वो क्या था, हमारे paleontological evidences थे। फिर हमने बात करी हमारी कंपैरेटिव एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की, जहाँ पे हमने हमारे बॉडी के अंदर के और बॉडी के बाहर के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करी, हमने ऑर्गन्स के बारे में बात करी, हमने लिम्स के बारे में बात करी, विंग्स के बारे में बात करी, एंड वी फाउंड आउट दैट देयर वर ऑर्गन्स जिनके क्या थे, स्ट्रक्चर तो सेम थे लेकिन फंक्शन अलग थे, उनको हमने होमोलॉजी बोला, होमोलॉगस ऑर्गन्स बोला, और जो क्या थे, जिनके फंक्शन सेम थे लेकिन स्ट्रक्चर अलग थे, देवर एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट क्लास में हमारे बाकी दो एविडेंसेस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।